जय हिंद बच्चों। आपका मॉडर्न कोचिंग 8 का यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। और आप लोग कैसे हैं बच्चों? सब पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा है? सब मेहनत कर रहे हैं बढ़िया से? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते होंगे और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे सबको मेहनत कीजिए। अपना लक्ष्य हमेशा अपने दिमाग में रखिए बच्चों। पढ़ लिख के आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि सबसे पहले हमको एक अच्छा इंसान बनना है, ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित करना है। और अभी आप लोगों का बच्चों ज्ञान को अधिक से अधिक अर्जित करने का ही उम्र है। आप अधिक से अधिक समय पढ़ाई में आप लगाइए, क्योंकि पढ़ाई ही आपको हर खुशियां दे सकती है बच्चों। आप जो कभी सपना में सोचे भी नहीं हैं, अगर आप सही से मेहनत करते हैं बच्चों तो उस मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो आपका उम्र है बच्चों सिर्फ पढ़ाई का उम्र है, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने का उम्र है। हाँ, आप साइड में कुछ थोड़ा बहुत खेल वगैरह भी थोड़ा बहुत कीजिए, लेकिन पढ़ाई को मेन प्राथमिकता में रखना है बच्चों। पढ़ाई सबसे पहली प्राथमिकता, उसके बाद और भी काम। और एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, आप लोगों को हमेशा आप अच्छे लोगों अच्छे बच्चों की संगति में रहा कीजिए, गलत बच्चों की संगति में मत रहिए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनकी संगति में रहिए। और अपना आचरण संस्कार भी आपको अच्छा रखना है बच्चों। पढ़ाई के साथ साथ आपका संस्कार एक बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों। इसलिए आप एक संस्कार को अच्छा अपने आप में लाइए। माँ पिता, अपने से बड़ों का सम्मान आदर कीजिए बच्चों, शिक्षकों का आदर और सम्मान कीजिए, और आप एक अच्छे इंसान बनने का कोशिश कीजिए बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि पढ़ाई के साथ साथ आप इन सब बातों पर भी ध्यान रखेंगे बच्चों। आपको गलत संगति से दूर रहना है। आप अच्छे विद्यार्थियों के बीच अच्छे संगति में आप रहिए बच्चों, तभी आप अच्छी चीजों को सीख सकते हैं। गलत संगति से दूर रहना है बच्चों। और मोबाइल का भी ज्यादा प्रयोग आपको नहीं करना है बच्चों। मोबाइल का प्रयोग सिर्फ आपका जो यूट्यूब में क्लास के लिए करवाया जा रहा है, आपका मॉडर्न कोचिंग 8 का यूट्यूब चैनल में जो क्लास आपका करवाया जा रहा है, बस उस क्लास को ही आप बढ़िया से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद मोबाइल में आपको ज्यादा नहीं रहना है बच्चों। जितना आपको पढ़ाई के बारे में जो जो चीजें बताई गई है यानी उससे आपको एडवांटेज लेना है बच्चों। उसमें आपको टाइम वेस्टेज नहीं करना है। अब ऐसा नहीं बच्चों कि पढ़ाई के आड़ में आप मोबाइल ले लिए और मोबाइल में पढ़ाई ना देख के आप किसी दूसरे चीज को देख रहे हैं और अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है बच्चों। टाइम आपका काफी मूल्यवान है बच्चों। टाइम की आप पहचान कीजिए, टाइम के साथ चलिए बच्चों, तभी आपको टाइम आपका महत्व देगा और आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं बच्चों, उस चीज को आप हासिल कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ज्यादा बातें नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं और आप समझदारी से काम कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं, जो मेरा साइंस का सीरीज चल रहा है, साइंस में फिजिक्स, और मेरा लाइट का सीरीज चल रहा है बच्चों। तो लाइट में आपको पार्ट 3 तक कर दिया गया था बच्चों। आज जो मेरा होगा पार्ट 4 होगा बच्चों। और ये जो लाइट चैप्टर बताया गया है बच्चों, ये विशेष करके क्लास 8 और 10 को टारगेट करते हुए बताया जा रहा है। और आगे की कक्षाओं में भी इसका जरूरत पड़ेगा बच्चों, बेसिक का काम करेगा। तो आप वीडियो को बढ़िया से देखिए बच्चों, और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको कुछ फायदा नजर आएगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगी बच्चों। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप उसका नोट्स तैयार कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पार्ट 4 में क्या देखेंगे। तो पार्ट 3 तक हम लोग प्रकाश का परावर्तन को हम डिफाइन किए थे बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन कितने टाइप के होते हैं, ये सब सारी बातों पर चर्चा हुआ था बच्चों। अब आज जो मेरा चर्चा है वो विशेष रूप से प्रकाश के परावर्तन के नियम पर है बच्चों। तो प्रकाश के परावर्तन का हम नियम बताएंगे, उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे बच्चों, और समझने के बाद उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग से कराएंगे। उस क्वेश्चन को आप देखेंगे बच्चों। ये आपके क्लास के लिए तो जरूरी है ही, एग्जाम जो होता है क्लास के लिए उसके लिए तो जरूरी है, और आगे कंपटीशन के लिए भी आपको ये हेल्पफुल होगा बच्चों। इसलिए इस चीज को आप बढ़िया से ध्यान से देखिए और इसको समझिए बच्चों, और वीडियो में लगातार बने रहिए बच्चों, तभी आपको एडवांटेज मिल पाएगा बच्चों।
तो देखिए आज जो मेरा टॉपिक है ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। तो हम प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन हम इसके बारे में बता दिए थे। अब इसका नियम जानना है बच्चों। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं बच्चों। अब उस नियम को हम पहले समझेंगे कि नियम मेरा क्या कहता है और ये नियम कहां कहां मेरा लागू होगा, कहां कहां अप्लाई होगा, ये सब सारी बातों को हम लोग समझेंगे बच्चों। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं बच्चों। इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम है बच्चों। और पहला नियम ये है बच्चों, पहला नियम ये है कि आपतित किरण। अब आपतित किरण आप लोग जानते हैं बच्चों, ये आपको पिछला वीडियो में बताया गया है। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप देख लीजिए। तो पहला नियम आपका ये है बच्चों, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण। आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है मेरा बच्चों, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से बोल सकते हैं बच्चों। और सेकंड जो इसका होता है रूल बच्चों, ये है कि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल भी आप कर सकते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये सदैव, ऑलवेज, ऐसा नहीं बच्चों कि कभी कभी। ऑप्शन में देता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में देता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन देता है कभी कभी, सदैव, कभी नहीं। इस तरह से ऑप्शन देता है बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सदैव, ऑलवेज। ये बात हमेशा ऑलवेज होगी बच्चों। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको आप शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हैं बच्चों, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। लेकिन थोड़ा सा ये सदैव शब्द आप लोग ध्यान में रखोगे बच्चों, इसलिए हम लैंग्वेज को इस तरह से बना दिए हैं ताकि इससे एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन की ये मेरा दो नियम हुआ बच्चों। अब इस दो नियम को हम लोग थोड़ा बढ़िया से समझते हैं कि ये दो नियम मेरा क्या कहता है। ये दो नियम जो बताया गया, ये जो दो नियम लिखाया गया बच्चों, इस चीज को हम लोग एक फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा हम इसका जगह बना लेते हैं बच्चों, थोड़ा नीचे असुविधा होगी। तो इस नियम को अब हम मिटाते हैं बच्चों, और ये नियम को फिर हम आपको समझाते हैं कि ये नियम क्या कहता है बच्चों। ये नियम कहने इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज को आप अच्छी तरह से देखिए बच्चों। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर जो फिगर में आपको दिखाएंगे वो परावर्तन को दिखाते हुए इस नियम को समझना है बच्चों आप लोगों को। तो देखिए बच्चों, एक मिरर हुआ बच्चों, और आपको पता है बच्चों ये आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, जिसके एक तरफ पॉलिश किया हुआ है बच्चों, और दूसरी तरफ इसका चिकना या चमकीली सतह है। उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अब क्या है, प्रकाश की एक किरण, मान लीजिए बच्चों टॉर्च का लाइट हम इस पर डाल रहे हैं, तो टॉर्च का लाइट डालेंगे बच्चों तो ये लाइट इससे आके आपतित होगा, इससे आके लाइट टकराएगा बच्चों दर्पण की परावर्तक सतह से, और टकराने के बाद ये वापस लौट जाएगा बच्चों। तो आपको पता है बच्चों कि ये हो गया आपका आपतित किरण। जो किरण दर्पण या किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वो किरण आपका आपतित किरण हो गया बच्चों। तो ये आपतित किरण हो गया, और दर्पण से टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उस किरण को बोला जाता है बच्चों परावर्तित किरण। ये पिछला वीडियो में आपको बता दिया गया है विथ डिफिनेशन, परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पर, इस दर्पण के जिस पॉइंट पर आपतित किरण आके टकराया है और इसी पॉइंट से फिर ये परावर्तित हुआ है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है बच्चों, इस पॉइंट का हम नाम O दे देते हैं, और यहां पर नाम A दे देते हैं, और यहां पर B दे देते हैं। तो ये जो O हुआ बच्चों, ये जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट के लिए हम O लिखे हैं, और इसको बोला जाता है बच्चों आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। इसको आपतन बिंदु बोला जाता है बच्चों। यानी दर्पण के, ये दर्पण या चमकीली सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होकर परावर्तित हो जाती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है इसको। तो ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इस नॉर्मल पर, इस आपतन बिंदु पर हमको एक अभिलंब डालना है बच्चों। तो इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब डालेंगे, इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है बच्चों। तो यहां पर एक अभिलंब यानी नॉर्मल हम डाल देंगे। अब ये अभिलंब क्यों हुआ बच्चों, तो अभिलंब जो होता है ये सतह पर, यानी जिस पर अभिलंब होता है उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है बच्चों। तो यहां पर ये अभिलंब जो है ये दर्पण के साथ 90 का एंगल फॉर्म करेगा बच्चों, 90 का एंगल बनाएगा इस मिरर के साथ, और फिर इधर भी इधर 90 डिग्री बनेगा। तो इसको अभिलंब बोला जाता है बच्चों, यानी आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब बोला जाता है बच्चों। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया उसी को अभिलंब कहा जाता है। तो ये हो गया अभिलंब। आप देखिए बच्चों, नियम को आप अच्छी तरह से समझिए। तो रूल, पहला रूल मेरा क्या था, तो पहला रूल मेरा ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों जो हुआ बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण सेकंड नंबर, और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं बच्चों। ये तीनों जो है, इसका जो बॉटम है बच्चों, ये एक ही तल है, यानी समतल पर है। तो एक ही तल कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम इधर से देखें तो ये तीनों एक दूसरे से छुप जाएगा बच्चों, ये तीनों एक दूसरे से छुप जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तल पर। आप इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों, एक ही तल कहने का मतलब हुआ कि इसका जो बॉटम है
ये जो हम बनाए हैं इस बोर्ड पर बनाए हैं, तो बोर्ड में ये एक ही तल पर आ गया। अगर हम कॉपी में भी बनाते हैं बच्चों तो उसको भी एक ही तल माना जाएगा। तो ये तीनों जो होते हैं एक ही तल पर होते हैं, यानी ये तीनों को अगर एक साथ रखा जाए तो एक साथ रखने पर ये एक दूसरे से छुप जाते हैं बच्चों। तो एक दूसरे से छुप जाते हैं तो इसी को एक ही तल बोला जाता है बच्चों। जैसे थोड़ा सा हम कुछ और तरह से समझाते हैं बच्चों। एक ही तल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोग को देखना है। मान लीजिए 3 चौक है बच्चों, और एक चौक को हम इस तरह से रखे हैं बच्चों, और दूसरा चौक को हम इस तरह से रखे हैं, और तीसरा चौक को हम इस तरह से रखे हैं बच्चों, इस तरह से। अब यहां पर देखिए बच्चों, इस तरह से रखा गया है। अब यहां एक ही तल कहने का मतलब हुआ, इसको आप आपतित किरण मान लीजिए बच्चों, इसको आप ये आपतित किरण इस तरह से बच्चों, इस तरह से आप देखिए बच्चों, तो इसको आप आपतित किरण ले लीजिए, ये परावर्तित किरण हो गया बच्चों, और ये अभिलंब हो गया। ये तीनों को अगर इस तरह से देखा जाए बच्चों, इस साइड से, तो तीनों एकदम सेम प्लेन में आ जाता है बच्चों। थोड़ा सा सही से रह नहीं रहा है बच्चों, आप इसको सही से करके, ये तीनों जो होता है बच्चों एक ही तल पर आ जाता है बच्चों, सेम बॉटम पर आ जाता है, एक ही तल पर, यानी तीनों एक साथ एक सरल रेखीय आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, और इसी स्ट्रेट लाइन को बच्चों एक ही तल बोला जाता है। यानी इसमें से ऐसा नहीं है बच्चों कि ये जो नॉर्मल है ये बाहर है या तो ये अंदर है, ऐसा नहीं है। तीनों एक बॉटम पर है, एक ही तल पर है बच्चों। चाहे आप बोर्ड पर बनाइए वो एक ही तल पर हो जाएगा, चाहे तो आप कॉपी में बनाइए, अगर इस तरह से आप दिखाते हैं तो वो आपका एक ही तल माना जाएगा बच्चों। तो अगर इस तरह से हो बच्चों तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और बीच में ये अभिलंब हो गया, ये तीनों को एक ही तल बोला जाता है बच्चों, सेम बॉटम बोला जाता है, एक ही तल पर ये स्थित है बच्चों। अगर इसमें से किसी को अगर इस तरह से बाहर कर दिया जाए बच्चों तो इसको एक ही तल नहीं बोला जाएगा, एक ही तल नहीं होगा, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं आ रहा है बच्चों। अगर इसको अंदर कर दिया जाए तो ये भी एक ही तल नहीं होगा। एक ही तल कहने का मतलब ये तीनों एक साथ स्ट्रेट में आ जाए बच्चों, इस तरह से स्ट्रेट में एक साथ आ जाए, इसमें से कोई अंदर या बाहर नहीं होगा, एक साथ ये तीनों होगा, और इसी को कहते हैं बच्चों एक ही तल, सेम बॉटम, इसी को बोला जाता है बच्चों। तो पहला नियम आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो पहला नियम में ज्यादा कुछ बातें नहीं है बच्चों। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है बच्चों, ये तीनों मेरा एक ही तल पर होता है, सेम बॉटम पर होता है। तो एक ही तल पर अगर हम इस तरह से बोर्ड में दिखाएं या कॉपी में दिखाएं, वो एक ही तल माना जाएगा बच्चों, अगर इस रूप में उसको दिखाया जाए। तो पहला नियम मेरा यही कहता है बच्चों। अब दूसरा नियम क्या है बच्चों? तो दूसरा नियम हम आपको बताए थे कि आपतित किरण की आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हमको जानना है बच्चों आपतन कोण कौन सा कोण होगा। तो आपतन कोण और आपतित किरण, आप देखिए बच्चों दोनों में कुछ संबंध आपको दिखता होगा, संबंध समझ में आता होगा। आपतित किरण इसी से बना है बच्चों, आपतित किरण के हेल्प से ही बनता है आपतन कोण, यानी आपतित के हेल्प से बनेगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण के हेल्प से बनेगा बच्चों परावर्तन कोण। परावर्तित किरण के हेल्प से बनेगा बच्चों परावर्तन कोण। इसके हेल्प से बनेगा परावर्तन कोण। अब देखिए बच्चों आपतन कोण किसको कहा जाएगा? तो कोई भी एंगल बनने के लिए बच्चों दो किरण का हमको जरूरत पड़ता है बच्चों। तो आपतन कोण बनेगा तो उसके लिए सपोर्ट मेरा आपतित किरण तो उसमें आएगा ही। तो आपतित किरण, अब यहां देखिए बच्चों आपतित किरण ये हो गया और अभिलंब ये हो गया, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा बच्चों, इसी एंगल को कहा जाता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल बनाने के लिए आपको दो रे चाहिए, तो अभी कुछ समय के लिए इसको एक आप रे मान लीजिए। ये दोनों रे का जहां अंत बिंदु है बच्चों, जहां मिल रहा है वहीं एंगल बनेगा। जब आपतन कोण है तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण बनेगा, और इस कोण को बच्चों हम लोग आई से डिनोट करते हैं।
आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट किया जाता है। अब परावर्तन कोण कौन सा कोण होगा बच्चों? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये इधर जो एक एंगल बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये आपका परावर्तन कोण होगा बच्चों, और इसको हम आर से डिनोट करेंगे, इसको आर से दिखाएंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको आई को हम लोग आपतन कोण बोलेंगे बच्चों, ये हो गया आपका आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया। और ये जो आर हुआ बच्चों, ये आपका परावर्तन कोण हो गया, परावर्तन कोण। अब सेकंड नियम क्या कहता है बच्चों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में सदैव एक दूसरे के इक्वल होगा बच्चों। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण का डिफिनेशन आप समझ गए होंगे, और साथ ही साथ जो नियम हम बताए उस नियम को आप समझ गए होंगे। तो आपतन कोण किसको कहेंगे बच्चों? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब परावर्तन कोण किसको कहेंगे बच्चों? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण मतलब परावर्तित किरण का सपोर्ट लेना है, और आपतन कोण में आपतित किरण, और बीच में जो इसका नॉर्मल है बच्चों, जो अभिलंब है उसके साथ एंगल लेना है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं बच्चों। तो इसका आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा बच्चों, हम जो समझाए आप खुद से लिखने का प्रयास करो बच्चों, खुद से भी कुछ काम वर्क करना है आपको बच्चों। अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो आप अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे बच्चों, इसलिए आपको भी हमको इन्वॉल्व करना है बच्चों। इन्वॉल्व आप होइएगा, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होइएगा उतना ज्यादा आपका दिमाग बढ़ेगा बच्चों, और चीजों को आप अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। तो अब यहाँ पर जो डिफिनेशन है बच्चों, ये डिफिनेशन आप लोग को तैयार कर लेना है। तो डिफिनेशन में आपतित किरण का हम बता चुके हैं, परावर्तित किरण का बता चुके हैं बच्चों। उसके बाद अभी हम आपतन बिंदु का डिफिनेशन बताए बच्चों। तो आपतन बिंदु का क्या बताए? आपतन बिंदु का बताए कि दर्पण या चमकीली सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होकर परावर्तित हो जाती है, तो उसी बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है बच्चों। एक आपतन बिंदु का आप डिफिनेशन लिखोगे, फिर आपतन कोण का, फिर परावर्तन कोण का, हम आपतित किरण परावर्तित किरण का बता दिए। फिर अभिलंब का भी आप डिफिनेशन लिख सकते हो बच्चों कि आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। तो इतना आप डिफिनेशन कर लेंगे बच्चों। अब जो रूल बताया गया, तो फर्स्ट रूल तो आप समझ गए कि आप आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होंगे बच्चों, एक ही समतल पर होंगे। और सेकंड नियम जो था बच्चों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, तो कहने का मतलब इसका ये हुआ, सेकंड रूल का मतलब ये हुआ, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन। तो सेकंड रूल ये बता रहा है बच्चों कि आपतन कोण जो होगा ये परावर्तन कोण के बराबर होगा, इक्वल होगा। अब इसको आप सिंबल में लिखना चाहते हैं, डिनोट करना चाहते हैं, तो आपतन कोण के लिए आई और इक्वल टू परावर्तन कोण के लिए आर, तो आई इक्वल टू आर ये होता है बच्चों। तो अब हम समझते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, और उस नियम को बताने के बाद फिर हम आपको ये चीज को समझा दिए। तो आप अच्छी तरह से फिगर बना के सारी बातों को डिफाइन करके आप नोट्स तैयार करेंगे बच्चों। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और आप उस क्वेश्चन को समझिए बच्चों, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए है ही, साथ ही साथ आगे आपका कंपटीशन के लिए, आप जब कंपटीशन तैयारी करेंगे बच्चों, तो वहां भी ये आपको काफी हेल्प करेगा बच्चों। तो इस पर अब हम कुछ सवाल कराते हैं बच्चों। तो पहला सवाल देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, एक ये समतल दर्पण है बच्चों, प्लेन मिरर,
अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट, कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है बच्चों, और आपतित होने के बाद यहां से प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई। अब बीच में हम यहां क्या करते हैं बच्चों, यहां नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, और यहां ओ दे देते हैं। तो ए वो आपतित किरण और ओ बी या बी वो आपका परावर्तित किरण हो गया। अब यहां पर हम नॉर्मल डाल रहे हैं बच्चों, यहां पर नॉर्मल डाल दिया बच्चों। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि यहां का एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल वाट कर दिया बच्चों, ये एंगल कितना होगा। तो देखिए बच्चों, अभी आपको प्रकाश के परावर्तन का जो नियम बताया गया, उसी नियम को यहां अप्लाई करना है बच्चों। उसी नियम को अप्लाई करके हम काम को करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट ही रहने देते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट नहीं, फर्स्ट। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होगा, तो ये कोण हमको निकालना है बच्चों। तो आप अनुमान लगाइए कि ये कोण क्या हो सकता है बच्चों। जब ये 40 डिग्री है और ये आपका एंगल है, तो ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ। अब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा रूल क्या कहता है बच्चों, नियम क्या कहता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये बात लिखेंगे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है बच्चों, जिसमें से जो हम सेकंड रूल बताए हैं वो रूल यहां पर अप्लाई होगा बच्चों। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण के लिए सिंबल क्या होगा बच्चों, तो ए ओ एन, एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल बी ओ एन, परावर्तन कोण हुआ बच्चों, आपतन कोण एओएन और एंगल बीओएन ये परावर्तन कोण हुआ। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से बच्चों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो एंगल एओएन बराबर एंगल बीओएन हुआ। तो एंगल एओएन 40 डिग्री है, और जब ये दोनों बराबर हुआ बच्चों तो दोनों 40 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब एंगल एओएन इक्वल टू एंगल बीओएन, मतलब अतः या दैट इज, अगर इंग्लिश यूज करते हैं बच्चों, तो अतः एंगल बीओएन, एंगल बीओएन 40 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बच्चों तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बना के दिखाना है बच्चों तो इस टाइप से आप बना के इसको दिखाएंगे बच्चों। तो ये पहला सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इसी तरह एक प्लेन मिरर ले रहे हैं बच्चों, और इसका एक तरफ पॉलिश किया हुआ है बच्चों, एक रे आपतित हुई बच्चों, और रे आपतित होने के बाद फिर ये परावर्तित हो गई। अब इस पर नॉर्मल डालना है बच्चों, इस पर नॉर्मल डाल दिए, ए यहां ओ हो गया, और यहां का नाम बी दे दीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस सवाल में अगर ऐसा करते हैं बच्चों, अगर हम इस टाइप से लेते हैं, यहां एक एंगल देते हैं बच्चों,
यहां एक एंगल दे रहे हैं बच्चों, मान लीजिए ये एंगल, सपोज दैट ये एंगल आपका 40 डिग्री है बच्चों, ये एंगल 40 डिग्री है। अब एक एंगल दिया है बच्चों, अब इसको निकालना है, फाइंड करना है, और फिर इसको भी फाइंड करना है बच्चों, और फिर इसको भी फाइंड करना है। यानी इस क्वेश्चन में बच्चों हम एक एंगल दिए हुए हैं बच्चों, और बाद बाकी ये 3 एंगल को आपको फाइंड करना है बच्चों। तो कैसे फाइंड किया जाएगा बच्चों, तो यहां पर देखिए इसका तरीका क्या होगा बच्चों इसको फाइंड करने का। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों, आपको पता है कि NO जो है O पर अभिलंब है बच्चों। जब NO O पर अभिलंब है, ये O पर अभिलंब है, या तो आप मिरर पर भी अभिलंब ले सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं मिरर M डैश। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों NO अभिलंब हो गया MM डैश पर। जब NO लंब हुआ MM डैश पर, तो इधर से इधर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, और फिर इधर से इधर मेरा 90 का एंगल बनेगा बच्चों। अब आप बताओ बच्चों कि जब यहां से लेके पूरे यहां तक ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो इसी 90 डिग्री के अंदर मेरा 40 डिग्री है बच्चों, इसी 90 के अंदर मेरा 40 है। तो अब हमको ये एंगल निकालना है, तो ये पूरा एंगल बच्चों, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री हुआ, हमको ये एंगल निकालना है। तो इस पूरे एंगल में ये जो नीचे का एंगल दिया है बच्चों, इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो ये एंगल मेरा निकल जाएगा बच्चों। तो ये एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे 90 में नीचे वाला एंगल माइनस कर देंगे, तो ये एंगल हमको मिल जाएगा बच्चों। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम इस तरह से करेंगे बच्चों, इधर थोड़ा सा लाइन कर देते हैं। अब इस एंगल को निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे, एंगल AON। तो एंगल AON निकालने के लिए बच्चों ये पूरे एंगल में से हमको ये एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो इस पूरे एंगल को NOM लिखते हैं बच्चों, या MON लिख सकते हो। तो NOM, एंगल NOM में माइनस किसको करना है बच्चों, तो माइनस करना है इस एंगल को। तो इस एंगल के लिए लिखेंगे बच्चों AOM, एंगल AOM ऑन। चलिए, अच्छा लेटर का संयोग बनाए बच्चों। अब AON निकालना है, फाइंड करना है, तो एंगल NOM। तो NOM ये एंगल पूरा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और माइनस एंगल AOM, तो AOM कितना है बच्चों, 40 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और जब AON 50 डिग्री आ गया बच्चों, ये 50 डिग्री मेरा आ गया, तो आपको पता है बच्चों प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से, तो ये आपतन कोण हो गया बच्चों और ये परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है बच्चों। जब ये 50 डिग्री हुआ तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को अप्लाई करेंगे बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोग जान रहे हैं बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं बच्चों। तो आपतन कोण AON हो गया, तो एंगल AON इक्वल टू परावर्तन कोण ये हुआ बच्चों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, और आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे बच्चों। तो एंगल BON, तो इसके लिए लिखाएगा बच्चों एंगल BON। अब हम एंगल AON फाइंड कर चुके हैं बच्चों, ये 50 डिग्री आ चुका है। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो कहने का मतलब ये दोनों 50-50 डिग्री होगा। यानी मेरा एंगल BON, एंगल BON ये भी मेरा बच्चों 50 डिग्री आ गया। एंगल BON भी मेरा 50 डिग्री आ गया बच्चों। अब बच गया कितना एंगल निकल गया बच्चों, ये 2 एंगल हम निकाल लिए। अब इस एंगल को फाइंड करना है। तो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, अब थोड़ा सा हम इधर मिटा दे रहे हैं बच्चों,
आप इधर देखिए, अब उस एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, इस चीज को आप लोग समझिए बढ़िया से। तो देखिए बच्चों, जो बातें हम इस और अप्लाई किए हैं, ये 40 डिग्री था तो हम यहाँ 50 निकाल लिए क्योंकि ये पूरे 90 था, तो 90 में ये माइनस कर दिए तो ये निकल गया। अब यहाँ की बातें क्या है बच्चों, यहाँ मेरा ये 50 डिग्री आ गया एंगल BON, ये 50 डिग्री आ गया एंगल बच्चों। अब हमको ये एंगल निकालना है, ये पूरे 90 होता है बच्चों, ये पूरे 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो जब ये 50 निकला तो आप अनुमान लगाइए कि ये कितना होगा बच्चों, तो ये आपका 40 डिग्री होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, फिर वही चीज हमको ये वाला जो लंब जो डाला गया है, इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे। इस और अप्लाई किया, अब उसी को उस और अप्लाई करेंगे। तो उस और अप्लाई करेंगे बच्चों, तो उसके लिए हमको क्या लिखना होगा, तो एंगल BOM डैश, हमको एंगल BOM डैश निकालना है बच्चों, ये वाला BOM डैश मतलब ये एंगल निकालना है बच्चों। तो ये एंगल निकालने के लिए पूरे एंगल में इस एंगल को माइनस करेंगे। इस पूरे एंगल को क्या लिखेंगे बच्चों, तो NOM डैश लिखेंगे। तो एंगल NOM डैश, और इसमें माइनस किसको करेंगे बच्चों, तो एंगल NOM डैश, ये पूरे एंगल में बच्चों हमको ये एंगल माइनस करना है, क्योंकि ये एंगल हमको पता चल गया है बच्चों, BON मालूम हो गया। तो ये एंगल माइनस करेंगे तो एंगल BON हो जाएगा। तो अब हमको माइनस करना है एंगल BON। अब एंगल NOM डैश, तो NOM डैश आपका लंब पर है, तो ये 90 का एंगल बनेगा बच्चों, यहाँ 90। और एंगल BON हम फाइंड कर चुके हैं बच्चों, ये 50 डिग्री है, तो माइनस 50 डिग्री। आप 90 डिग्री में 50 डिग्री माइनस करेंगे बच्चों, तो आपका 40 डिग्री आ जाएगा बच्चों। मतलब ये एंगल आपका 40 डिग्री आ गया बच्चों, यहाँ का एंगल आपका 40 डिग्री हो गया, और फिर यहाँ का एंगल 50 डिग्री हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा यहाँ पर दो बातें, एक वेरीफाई कीजिए बच्चों कि जो मेरा एंगल आया है वो सारे सही रूप में आए हैं कि नहीं। अब एक बात बताइए बच्चों, ये सारे एंगल को मिला दिया जाए, 1 2 3 4, ये सारे एंगल को मिला दिया जाए इस तरह से, तो ये कोनों का लीनियर पेयर बनाएंगे बच्चों, कोनों का रैखिक युग्म बनाएंगे बच्चों। कोनों का रैखिक युग्म मतलब एक चांद बना दिया बच्चों, इस तरह का जो आप चांद यूज करते हैं एस्ट्रोमेट बॉक्स में, जो चांद यूज करते हैं। तो ये पूरे एक रेखा पर एंगल बन रहा है बच्चों। ये 4 एंगल जो बन रहे हैं, 1 2 3 4, एक सरल रेखा पर बन रहे हैं एंगल, और सरल रेखा पर एंगल बन रहे हैं तो सभी के मापों का योग, ये चारों कोनों के मापों का योग 180 होना चाहिए बच्चों, तभी मेरा जो निकला हुआ है ये सही है बच्चों। तो आप ऐड करके देखो बच्चों 90 होता है या नहीं। तो 40 डिग्री ये हुआ, ये 50 50 40 90 हो गया बच्चों, और फिर इधर 50 40 90 हो गया बच्चों। तो 90 इधर हो गया दोनों, और इधर 90, यानी 90 90 180 डिग्री हो गया बच्चों, यानी जो भी चीज मेरा निकला है ये सही निकला है बच्चों। उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखना है बच्चों, एक चीज क्या ध्यान रखना है, ये आपको काफी मदद करेगा बच्चों, MCQ टाइप क्वेश्चन में आपको काफी हेल्प करेगा। वो चीज बातें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिस तरह बच्चों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार आपतित किरण द्वारा दर्पण के साथ बना कोण और इधर परावर्तित किरण द्वारा दर्पण के साथ बना कोण, ये दोनों ही सेम होता है बच्चों। और सेम होने के पीछे क्या रीजन होगा बच्चों, तो रीजन ये होगा बच्चों कि यहाँ पर ये जो अभिलंब है, तो अभिलंब होने की वजह से इधर भी पूरा 90 बना देता है, इधर भी 90 बनाता है, और ये दोनों कोण सेम होते हैं। जब ये दोनों कोण सेम होते हैं बच्चों, तो ये दोनों कोण भी सेम हो जाएंगे। तो आपको एक शॉर्ट तरीका भी ध्यान में रखना है बच्चों। शॉर्ट तरीका क्या है कि जिस तरह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक उसी तरह आपतित किरण जो दर्पण के साथ एंगल बनाएगा, परावर्तित किरण जो दर्पण के साथ एंगल बनाएगा, ये एंगल भी आपका सेम होगा बच्चों। अब अगर आपसे पूरा बना के दिखाने की बात हो बच्चों, तो आप इस तरह से बना के दिखाइए, और अगर आप MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्ट कैसे करना है बच्चों, यहाँ का एंगल हम 40 डिग्री दिए हुए थे,
हमको यहाँ का एंगल पता करना था, यहाँ का, और फिर यहाँ का पता करना था। तो आप इतना लंबा ना करके आप ऑरल भी कर सकते हैं बच्चों, आप मुंह जबानी भी इसको कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे बच्चों, जब ये 40 डिग्री है और ये पूरे 90 होता है, ये कोण और ये कोण मिल के ये पूरे 90, तो ये 40 है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा बच्चों, 50 डिग्री। और जब ये 50 डिग्री होगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 50 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो ये पूरा 90 है, तो ये 50 होगा, तो ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा बच्चों। इस तरह से भी आप शॉर्ट तरीका अप्लाई करके, अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत जल्दी जवाब देना है तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको बना के दिखाना हो बच्चों तो आप इस टाइप से बना के दिखाएंगे। अब इस पर एक और सवाल कराने जा रहे हैं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अब वो सवाल क्या है उसको आप देखिए बच्चों। इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ये है बच्चों, ये आपका एक मिरर है बच्चों, और ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। अब इस पर करना है क्या बच्चों, एक प्रकाश की किरण को अभिलंबवत यानी लंबवत आपतित करना है बच्चों। अब जब प्रकाश की किरण को इस पर अगर लंबवत आपतित किया जाए बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पर आपतित किया जाए, इसको हम 90 डिग्री पर कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा अगर टेढ़ा हो उसको इग्नोर कीजिएगा बच्चों, ये 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर इसको हम आपतित कर रहे हैं बच्चों, तो ये परावर्तित किस ओर होगा बच्चों, आपको ये सोचना है बच्चों कि ये परावर्तित किस ओर होगा। जब ये लंबवत 90 डिग्री पर आपतित हो रहा है तो परावर्तित किस डायरेक्शन में होगा बच्चों। तो आप ये प्रैक्टिकली करके देखिए बच्चों। एक मिरर रखिए बच्चों नीचे, और मिरर रखने के बाद उस पर टॉर्च का लाइट आप लंबवत डालिए बच्चों 90 डिग्री के एंगल पर, और 90 डिग्री के एंगल पर डालने के बाद आप देखिए बच्चों कि प्रकाश की किरण जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, क्या इसी डायरेक्शन में हो रही है या कुछ अलग डायरेक्शन में हो रही है। तो आप इसको करके आप देख सकते हैं बच्चों। एक मिरर लीजिए और उस पर 90 डिग्री के एंगल पर लाइट को डालिए, और लाइट को डालने के बाद पूरा 90 के एंगल पर आपको डालना है बच्चों, और फिर आपको देखना है कि उसका रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों। तो आप इस चीज को करके देखेंगे बच्चों तो आपको ये चीज मिलेगा कि अगर प्रकाश की किरण लंबवत मिरर पर या चमकीली सतह पर आपतित होती है, लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पर, तो वो उसी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है बच्चों। ये इसी डायरेक्शन में आपका ये किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में आपतित हुआ उसी डायरेक्शन में प्रकाश की किरण परावर्तित हो गया बच्चों। तब यहां पर क्या हुआ कि इस पर आपका आपतित किरण भी हो गया और इसी पर आपका परावर्तित किरण भी हो गया। और अगर अभिलंब बोला जाए बच्चों, जो अभिलंब डाला जाता था, जैसे इस तरह से बच्चों हम अभी जो बताए थे बच्चों और सब सवाल जो कराए थे उसमें क्या बातें थी, उसमें ये बातें थी बच्चों। ये था मेरा आपतित किरण जो कि 90 पर नहीं था बच्चों, इसलिए ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ था। और यहां पर बच्चों हम नॉर्मल डाले थे जो कि दर्पण के साथ 90 का एंगल ये फॉर्म करता है बच्चों। ये भी दर्पण के साथ इधर भी 90 का एंगल फॉर्म होगा। ये आपका ए हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, और ये आपका नॉर्मल हो गया बच्चों। तो यहाँ की क्या बातें थी बच्चों, तो यहाँ की बातें थी कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब हो गया। अब यहाँ जो कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रहा है। तो जब लंबवत आपतित हो रहा है तो आपतित किरण और फिर परावर्तित किरण ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया बच्चों। अब अगर इस पर अभिलंब डाला जाए तो अभिलंब भी डालेंगे तो वो भी 90 पर होता है। तो आपतित किरण 90 पर है और परावर्तित किरण भी 90 पर है बच्चों, तो अभिलंब भी इसी पर हो जाएगा बच्चों। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक साथ हो जाएंगे बच्चों। तो इस कंडीशन में आपतित किरण, परावर्तित किरण
क्योंकि ये लंबवत आपतित हो रहा है, 90 डिग्री पर आपतित हो रहा है। तो 90 डिग्री पर आपतित होने पर क्या होता है बच्चों कि उसी डायरेक्शन में प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। मतलब इसी में आपतित किरण भी है, इसी के साथ परावर्तित किरण है और इसी में आपका अभिलंब भी है बच्चों। यानी ये तीनों एक साथ हो गए बच्चों। जब ये तीनों एक साथ हो गए तो आपसे सवाल यहां पूछा जाएगा बच्चों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा बच्चों। एंगल यहां थोड़ा हम नाम वगैरह दे देते हैं, ये देते हैं बच्चों और ओ देते हैं, यहां एम दे देते हैं और यहां एम डैश दे देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि आई आपतन कोण वाट और परावर्तन कोण वाट, आपतन कोण और परावर्तन कोण का वैल्यू यहां कितना होगा बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही साथ हो गए, ये तीनों एक साथ हो गया। तो आपतन कोण बनता कब है बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच तभी कुछ अंश का कोण बनेगा जब ये दोनों के बीच डिफरेंस होगा, यानी ये दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे। अब अगर ये किरण इसी पर आ जाए बच्चों, तो इसी पर आ जाने के बाद आप अनुमान लगाइए कि यहां कोई भी एंगल फॉर्म होगा, कोई भी एंगल बनेगा। तो ये अगर इस पर आ जाए, ये भी इस पर आ जाए, तो ना तो यहां कोई एंगल फॉर्म होगा और ना ही यहां कोई एंगल फॉर्म होगा बच्चों। तो इस परिस्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोई गैप है ही नहीं, कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये तीनों एक साथ आ गया है यहां पर बच्चों, ये तीनों एक साथ आ गया है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच किसी अंश का कोण बन ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों किरण और अभिलंब एक साथ आ गए हैं बच्चों। एक साथ आने के बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई गैप नहीं है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोई गैप नहीं है। तो गैप नहीं है तो यहां पर कोई भी अंश का कोण नहीं बनेगा बच्चों। और जब कोई भी अंश का एंगल नहीं बनता है तो उस एंगल को 0 डिग्री माना जाता है बच्चों, वो आपका 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहां पर एंगल आई, और आप जानते हैं बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितना आई होगा उतना ही आर होगा, और ये दोनों मेरा 0 डिग्री का अंश बनाएगा बच्चों, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है बच्चों कि जब प्रकाश की कोई किरण अभिलंबवत या लंबवत आपतित होती है दर्पण पर, तो अभिलंबवत आपतित होने के बाद बच्चों वो उसी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती हैं। और जब उसी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती हैं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब चूंकि 90 डिग्री पर होता है और किरण भी आपतित हुआ है 90 डिग्री पर, उसी डायरेक्शन में परावर्तित हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों एक साथ हो जाते हैं और एक साथ हो जाने के बाद वहां 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है बच्चों, वहां एंगल 0 डिग्री माना जाता है। तो इस कंडीशन में एंगल 0 डिग्री होगा। तो आपको संक्षेप में यही याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती हैं, तो लंबवत आपतित होने के बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है बच्चों, उसका मान 0 डिग्री होता है। अब अगर ये कहा जाए बच्चों कि आपतन मतलब आपतित किरण दर्पण के साथ कितना का एंगल बना रहा है बच्चों, तो अगर आपतित किरण दर्पण के साथ लिया जाए तो 90 का एंगल बनाएगा बच्चों, दर्पण के साथ, मिरर के साथ, यानी एंगल AOM, समझे, ए आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपतित किरण मिरर के साथ, मिरर दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, परावर्तित किरण भी मिरर के साथ इस दर्पण के साथ 90 का एंगल बना रहा है। लेकिन आपतन कोण और परावर्तन कोण, चूंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण होता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच होता है परावर्तन कोण, तो इसलिए यहां पर कोई बीच, कोई गैप, कोई जगह बच ही नहीं रहा है, सब एक ही साथ हैं, इसलिए दोनों 0 डिग्री होता है बच्चों। लेकिन अगर आपतित किरण का इस मिरर के साथ लिया जाए तो 90 का एंगल बनाएगा, फिर परावर्तित किरण इस मिरर के साथ 90 का एंगल बनाएगा बच्चों। तो आप इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। ये कभी कभार कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। तो अभी हम जो 3 टाइप के सवाल को आप लोग से करवाए बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे, इस चीज को समझेंगे बच्चों। कितना टाइम? तो इसको अच्छी तरह से समझना है बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखना है और आप बढ़िया से इसको समझिए बच्चों। और इसको समझने के बाद
फिर मेरा अगला पार्ट जो होगा बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा और फिर इस पर अगला पार्ट बताया जाएगा। तो उसमें आपको बीम और प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताएंगे बच्चों। फिर आपको हम बताएंगे कि एक प्लेन मिरर में जब दो प्लेन मिरर को एक साथ अगर संयोजित किया जाए, एक साथ किसी एंगल पर रखा जाए, तो रखने के बाद किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बीम का वो कितना प्रतिबिंब बनाएगा बच्चों। तो इसके बारे में आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा बच्चों। और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा बच्चों कि अगर समतल दर्पण को हम, दो समतल दर्पण को अलग अलग एंगल पर रखते हैं, मान लीजिए 30 पर रख रहे हैं, 90 पर रख रहे हैं, 60 पर रख रहे हैं, 120 डिग्री पर रख रहे हैं, अगर दो दर्पण का संयोजन कर रहे हैं किसी एंगल पर, तो संयोजन करने के बाद अगर किसी बीम को हम रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो कितने तरह का इमेज देगा बच्चों, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।